एवरीवन, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज ऐश्वर्या। आज मैं आपके साथ क्लास 12th की इकोनॉमिक्स को आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड इस तरह से हम डिस्कशन करेंगे, इस तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिससे आपको ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा। अगर आप इस समय क्लास 12th के स्टूडेंट नहीं भी हैं, आप कॉलेज में हैं या क्लास 12 से क्लास 10th में या 11th में और आप क्लास 12th की इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत ही ईजिली, बिकॉज मैं आपसे एक लेमन लैंग्वेज के तौर पे ही इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाली हूँ, खासतौर से इस पार्ट को। तो क्लास 12th की अगर हम बात करें तो इस जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है इसे दो तरह से डिवाइड किया गया है। वन इज़ 40 एंड 40, राइट। तो 80 मार्क्स का आपका जो पेपर है उसमें एक 40 जो है वो आपका आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरह से पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना, माइक्रो एंड मैक्रो, राइट। माइक्रो इज समथिंग जो कि आपने एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, वो अपने माइक्रो में पढ़ा हुआ है। एंड मैक्रो में आ जाता है वही चीज़ों को जब हम एग्रीगेट में देखते हैं, राइट, जब हम टोटलिटी में देखते हैं, जब हम एक कंट्री के, एक नेशन के लेवल पे उस चीज़ को स्टडी कर जाते हैं, दैट इज़ मैक्रो, राइट। तो जैसे आपने माइक्रो पढ़ लिया, इसी तरह से मैक्रो है। तो मैक्रो के अंदर हमारे पास बहुत सारे और चैप्टर्स आ जाते हैं। इसमें नेशनल इनकम एक मेजॉरिटी चैप्टर है, देन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, देन वी हैव गवर्नमेंट बजट, फिर हमारे पास मनी और बैंकिंग आ जाते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे पास यहाँ पे आता है। तो ये सारे चैप्टर्स मिक्सअप करके आपका जो मैक्रो का पार्ट है मेजॉरिटी वो इसमें आ जाता है। ये आपका टोटल जो है 40 मार्क्स का हो गया। इसी तरह से जो बाकी 40 है दैट इज़ योर इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इसमें बेसिकली सारा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो इसमें आ जाता है। तो जिन बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कैसे लर्न करें, किस तरह से पढ़ें, बिकॉज थोड़ा सा हिस्ट्री भी हो जाता है ये, तो थोड़ा सा बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। और अगर आप +2 से ऊपर हैं तो भी इसमें हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएँ। एंड अगर आप कोई बुक मेरी तरफ से रिकमेंड चाहते हैं तो NCERT इज़ द बेस्ट बुक फॉर इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, जब आपका 40 + 40 हो गया, वी आर स्टिल रिमेनिंग विद 20 एंड दैट 20 कंप्राइजेज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आज हम थोड़ा सा, मैंने आपको जस्ट दे दिया सब्जेक्ट के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में, राइट। तो नेशनल इनकम को मैंने जैसे आपको बताया, पहले मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी और उसके बाद हम इन डेप्थ एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि क्लास 12th में आपको पता है पेपर के फॉर्म में हमें आंसर्स लिखने होते हैं, तो वी कैन नॉट जस्ट राइट एकदम ही जनरल, बट पहले उसे समझ लेना कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम उस चीज़ को डिटेल में समझेंगे, राइट। अच्छा, जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम, ओके, तो नेशनल इनकम में कुछ एग्रीगेट्स होते हैं, कुछ टर्म्स आएंगे, उनको हम समझेंगे। फिर उसी तरह से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट भी करना चाहते हैं। आपके पास कितनी इनकम आप पता करना चाहते हो, कल को आप जॉब में जाओगे तो आपके पास कितना इनकम जनरेट हुआ, दैट यू वांट टू नो। इसी तरह से कंट्री की इनकम कितनी है वो सब भी हम पता करना चाहते हैं। तो उसके हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, राइट। वी हैव प्रोडक्ट मेथड, वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड, वी हैव इनकम मेथड। तो इन मेथड्स के थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आ जाती है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो, ओके, सर्कुलर मतलब किसी चीज़ को सर्कल में मूव करते रहना। तो जब कोई इनकम सर्कुलरली मूव करेगी, इसका मतलब ये नहीं 10 रुपये के नोट को हम बार बार ऐसे ऐसे चढ़ा रहे हैं किसी के सामने, दैट इज़ नॉट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है एक पर्सन से पैसा गया, दूसरे के पास आया और दूसरे से वो पैसा वापस पहले के पास आ जाना, राइट। तो दो तरह के फ्लोज हो गए। एक तो आपका पैसे का फ्लो होता है, और क्या कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को पैसा दिया फिर पैसा वापस आ गया? नहीं, वी आर ऑलरेडी, वी नो, हम एक एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो कॉमर्स में आपने एक एक्सचेंज वर्ड पढ़ा है, एंड एक्सचेंज इज ऑलवेज कि आपने किसी को कुछ सामान दिया, उसने आपको रिटर्न में जो है उस चीज़ का पैसा दिया, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल मतलब दो पार्टीज जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अब दो पार्टीज कौन होंगी? एक तो घर वाले लोग और एक हो जाएंगे हमारे जो सामान को बना रहे हैं। तो एक बेसिक मॉडल अगर लेके चलें, सबसे बेसिक मॉडल, तो उसमें हो गए घर वाले, दैट इज़ द हाउस होल्ड, एंड द आउटसाइडर्स जो हो गए वो हमारे प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब ये हो गया 2 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में कौन आ जाता है? हमारी गवर्नमेंट जो है, बिकॉज गवर्नमेंट भी हमारी कंट्री का एक मेजॉरिटी पार्ट होता है। सो वी हैव हाउस होल्ड, वी हैव प्रोड्यूसर्स एंड वी हैव द गवर्नमेंट। और जब हम 4 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाता है, बिकॉज आपको पता है हम अकेले नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारे साथ बहुत सारे और नेशंस भी हैं, उनके साथ भी हमारी इनकम आती जाती रहती है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो देयर, ओके। तो एक तरह से 4 हो गए हमारे पास। वी हैव हाउस होल्ड, देन वी हैव द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, या फर्म्स कह सकते हो, फिर हमारे पास गवर्नमेंट हो जाता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट अभी हम 4 सेक्टर पे बात ना करके हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पे बात कर रहे हैं। अब मान के चलो कि आप एक प्रोड्यूसर हो, ठीक है, आपने एक फर्म खोली है, एक फैक्ट्री खोली है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को बनाओगे। नाउ नेचुरली जब आपने लैंड लिया है तो लैंड पे आपको हो सकता है कि लैंड आपका अपना हो, और ये भी हो सकता है लैंड आपने किसी से लिया हो। तो अगर आपने लैंड किसी से लिया है, यू हैव टू पे रेंट्स, ओके। तो आपको उस पर रेंट्स पे करने होते हैं। इसी तरह से लैंड की बात आ जाता है लेबर। अब अकेले तो कोई बंदा जो है काम नहीं कर सकता किसी लैंड पे, आपको लेबर की ज़रूरत होती है। तो आप लेबर को क्या पे करते हो? दैट यू आर पेइंग हिम इज़ द वेजेस, ओके। सो लैंड पे आपने पे करा उसे रेंट, और लेबर को आपने पे करे वेजेस।
फिर आ जाता है कैपिटल, आप कहीं से पैसे को अरेंज करोगे और पैसा जो आप अरेंज करते हो दैट इज द पूंजी जो आप उसमें लगा रहे हो, उस पर आपको पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, बिकॉज वो पैसा भी आपको प्रिंसिपल वापस करना है एंड इंटरेस्ट भी आपको उसको पे करना है। सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट इज द एंटरप्रेन्योर। अब भाई कोई भी पर्सन काम करेगा तो अपना भी तो प्रॉफिट कमाएगा, ही इज नॉट जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो वो कोई भी चीज़ बनाएगा तो उसमें अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो ये आप हो गए जो कि एक फर्म है जिसके पास अपना लैंड है या उसने किसी और से लिया है तो वो उस पर रेंट पे करेगा। देन लैंड के बाद उसे लेबर चाहिए बिकॉज लोग होंगे तभी वो काम करेगा। कैपिटल चाहिए, आपको पैसा चाहिए, मशीन वगैरह खरीदोगे और जो भी आपने कैपिटल लिया, जो भी आपने पैसा कहीं से अरेंज किया, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। एंड लास्ट इज कि जैसे ही आप एक एंटरप्रेन्योर, बिकॉज यू आर एन एंटरप्रेन्योर देयरफॉर यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉफिट्स, आप प्रॉफिट्स के लिए काम करते हो, ठीक है। तो ये एक जो पार्टी है दैट इज द फर्म, ये हो गए आप खुद, राइट। अब दूसरी तरफ जो पार्टी आती है दैट इज द हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड में बहुत सारे तरह के लोग आ सकते हैं, जो गरीब लोग हैं या जो गरीब लोग हैं या जो जॉब ढूंढ रहे हैं या जो एक मिडिल इनकम लोग हैं, हर तरह के लोग आपके समय हम हाउस होल्ड में रख दे रहे हैं, ठीक है, एक जनरलाइज फॉर्म कर दिया। अब मान के चलो जो हाउस होल्ड वाला सेक्टर है इसमें कुछ लोगों को जॉब की ज़रूरत है, मान लो 10 आदमी हैं, इनको काम चाहिए, ठीक है। अब ये जो 10 आदमी थे ये जाके इस फर्म के पे आए जो आपकी अपनी फर्म है, राइट। तो यहाँ से लोग चल के आए और फर्म पे आए कि भाई हमें काम दे दो। अब जब काम करने आएंगे तो अगर दे आर वर्किंग हियर व्हाट दे विल गेट इज इनकम, ठीक है, उन्हें कुछ ना कुछ वेजेस मिलेगी। अभी हमने बात करी थी वेजेस मिलेगी, तो ये जो वेजेस होती है इसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम, ठीक। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे आके फर्म में आके काम किया दैट इज नोन एज फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर मतलब लेबर, ठीक है। तो लेबर ने अपनी सर्विसेज दी और सर्विसेज के ही बदले में हमने उसको पैसे दिए, ओके। सो फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर इनकम, ये हो गया आपका एक तरफ का मूवमेंट। ये हो गया आपका दो तरह के इनफैक्ट इसमें मूवमेंट हो रहे हैं, एक तो सर्विसेज का मूवमेंट हुआ और एक पैसे का मूवमेंट हुआ जो कि फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड, राइट। और हाउस होल्ड ने अपनी तरफ से क्या भेजा था, अपने एफर्ट्स लगाए, उसने आपकी जो फैक्ट्री है उसमें आके काम किया, राइट। तो ये हमारे दो तरह के मूवमेंट हो गए, ठीक। अब एक और चीज़ होती है, अब जो भी लोग हैं जो आपके यहाँ काम करने आए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ काम ही करते रहेंगे, वो खाते पीते नहीं होंगे, नेचुरली उन्हें भी कुछ ना कुछ सामान चाहिए। तो सामान जो चाहिए वो कहाँ से लाते हैं, अगेन वो आप ही की जैसी और फर्म से सामान खरीदते हैं। अब मान लो आपके यहाँ जो सामान बन रहा है वही इस लेबर को चाहिए, तो जो उसके पास पैसा आया, मान लो आपने उसे 100 रुपये दिए, रमेश जो है वो आपके यहाँ काम करता है और रमेश को आपने 100 रुपये दिए। अब रमेश क्या कर रहा है, वो उस पूरे 100 रुपये को आप ही के यहाँ खर्च कर रहा है और आपसे ही सामान खरीद रहा है, ठीक है। तो आपसे अगर उसने सामान खरीदा तो आपने उसे क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। आपने उसको गुड्स एंड सर्विसेज दी और उसने आपको क्या दिया, पैसा, दैट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप यहाँ पे एक इमेजिनरी बना लो, 4 यहाँ पे हमने बना लिए, एक ये आप हो गए जिसकी फर्म है, इधर हो गया हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में कुछ लोग हैं जिनको काम चाहिए, यहाँ पे हम मिस्टर रमेश की बात करते हैं, फाइन। मिस्टर रमेश जो हैं वो आपकी फर्म में आए, वो आपके यहाँ काम करने के लिए आए हैं एज अ लेबर। तो लेबर के तौर पे जब वो काम करने आते हैं हम क्या करेंगे, हम उनसे काम करवाएंगे एज अ प्रोड्यूसर, राइट। तो जैसे आप उनसे काम करवाओगे आपको उनको पैसा देना है, फाइन। पैसा कैसे देंगे, पैसा इधर से जा रहा है फ्रॉम दी फर्म टू दी लेबर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। और जो लेबर है, जो रमेश है, जो आपके यहाँ काम करने आ रहा है, ही इज़ प्रोवाइडिंग यू हिज फैक्टर सर्विसेज, ओके। सो फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर इनकम। दूसरी बात आती है, अब जो रमेश है उसके पास 100 रुपये आ गए इनकम से, अब इस इनकम को उसने आपके यहाँ फिर से खर्च किया, आपके यहाँ से सामान खरीदा। सो नाउ दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और वो क्या कर रहा है, उसने एक्सपेंडिचर किया और आपने क्या भेजा उसको, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो दो तरह के फ्लो हो गए, एक बार आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और एक बार आपका मनी फ्लो होता है। तो जब भी हम कहते हैं चीज़ों का फ्लो होता है दैट इज नोन एज रियल फ्लो, उसको हम रियल फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। एंड जो आपका मनी फ्लो होता है वो बेसिकली पैसे का मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो ये 2 सेक्टर मॉडल हो जाता है। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है गवर्नमेंट। जब 3 सेक्टर हो जाएगा, गवर्नमेंट से आपने पैसा लिया है तो वो भी यहाँ पे प्ले करने के लिए आ जाती है। एंड लास्टली इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 4 सेक्टर मॉडल, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सेक्टर मॉडल, बहुत ही सिंपल है, सर्कुलर फ्लो में यूजुअली ये आपके एग्जाम्स में आ भी जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो और खास बातें आ जाती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। ये 2 तरह के वेरिएबल्स आते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में होता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं, भी आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट आ ही जाता है, CVT एग्जाम में भी आ चुका है। स्टॉक होता है कोई चीज़ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। आपके पास स्टॉक में कितना गुड़ है ये यूजुअली पूछा जाता है। मान लो कोई प्रोड्यूसर है, उसने अपने यहाँ सामान बना के रखा है, तो उसके पास स्टॉक कितना है, ये तो बोलते भाई आपके यहाँ स्टॉक है क्या, गोडाउन में आपके पास स्टॉक रखा है कि नहीं। तो स्टॉक हो गया आपके पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं, ओके।
फ्लो होता है फ्रॉम वन टाइम टू अनदर, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हमेशा हम फ्लो की बात करते हैं। सो फ्लो इज़ फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर। मान लो आपने कहा कि आज दैट इज़ से 10th जुलाई से लेकर 20th जुलाई के बीच में कितना हमने सेल करी, या इस बीच में हमने कितनी इनकम जनरेट करी, या इतने बीच के अंदर हमने कितने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस करे। तो जो भी एक टाइम पीरियड को लेके हम चलते हैं दैट इज़ नोन एज फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो स्टॉक में कोई टाइम का मेंशन नहीं होता और फ्लो में हमेशा हम टाइम पीरियड को लेके चलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब हम बात करते हैं, दो हमने खास चीज़ों की बात कर ली, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने जनरली समझ लिया कि मूवमेंट हो गया, और दूसरा हमने बात कर ली स्टॉक एंड फ्लो की। ओके, तो अब हम तीसरी चीज़ की बात करने वाले हैं, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर से हम बात करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ गुड्स। बहुत ही सिंपल है, टाइप्स ऑफ गुड्स हैं। कौन से गुड्स होते हैं? एक होते हैं आपके इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, फिर हो जाते हैं आपके कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स, और इसी तरह से हम गुड्स का पूरा डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैंने आपको जनरल टर्म्स में समझा दिया है सारा, और बहुत ही शॉर्ट में हम पूरे वीडियो को कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो खास बात आती है दैट इज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक आपको पता है मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। तो मनी अगर किसी को कमाना है तो क्या करेगा? वो प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन भी क्या करेगा? वो चीज़ें जो कि सामने वाला कंज्यूम करेगा, जो कंज्यूमर्स को चाहिए सामान वही हम बनाएंगे। ओके, सो एज प्रोड्यूसर्स यू विल बी प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स विच द कंज्यूमर वांट्स, एंड कंजम्पशन विल बी ऑफ दोज गुड्स जो कि प्रोड्यूसर ने बनाए हैं, बिकॉज प्रोड्यूसर ने जो चीज़ें बनाई हैं वो कंज्यूमर की वांट की हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स का क्लासिफिकेशन हो जाता है बहुत सारे तरीके। अभी हम पहला वे देख रहे हैं जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस से। इधर जो गुड है वो आपका कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है, या फिर गुड आपका फाइनल गुड है और इंटरमीडिएट गुड है। तो कंज्यूमर गुड का मतलब वो गुड्स हो गए, देखिए कंज्यूमर गुड्स कह सकते हैं या इन्हें हम कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वही इन्हें कंज्यूम करता है, देयरफॉर दे नोन एज कंजम्पशन गुड्स। तो दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड, आप इनको बीच बीच में इधर उधर कहीं नहीं दे रहे, आप इन्हें डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। आप इन गुड्स को इसलिए यूज़ करें, आप मतलब जो कंज्यूमर है वो इन गुड्स को इसलिए यूज़ कर रहा है जिससे कि उसका जो वांट्स हैं वो पूरी हो जाए। मान लीजिए आपने जाके दुकान से एक चिप्स का पैकेट ख़रीदा, और आपने वो पैकेट इसलिए ख़रीदा बिकॉज आपको भूख लग रही थी, तो आपकी जो भूख थी उसे शांत करने के लिए आपने कंजम्पशन गुड लिया, दैट इज़ अ चिप्स का पैकेट। ओके, अब ये क्यों है आप इसलिए, और इसमें आप खास चीज़ ध्यान रख सकते हो, कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, उनको सीधा आप कंज्यूम कर लेते हो। तो कंज्यूमर गुड्स आर फॉर कंज्यूम और फॉर कंजम्पशन, ये दोनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा यहाँ का गुड आता है दैट इज़ नोन एज कैपिटल गुड्स। ओके, कैपिटल गुड्स में कौन से आ जाते हैं? फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। जिन गुड्स के थ्रू एक प्रोड्यूसर, एक फर्म वाला पर्सन, जो कि अभी हम पहले अपने एग्जाम्पल में ही बात कर रहे थे कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप कभी भी इको को पढ़ते हैं तो अपने आप को किसी एक तरफ रख लिया, तो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर। बेस्ट होता है प्रोड्यूसर के एंड से रखो, क्योंकि ज़्यादातर इको जो है वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको समझाई जाती है। तो फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर जो हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं। या हम एक और डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। दो खास बातें आ गई यहाँ पे कि एक तो ये है कि ये गुड्स जो होते हैं वो आपके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, जब आप चीज़ों को बना रहे हैं और बहुत सालों तक। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स की बात हो रही है। तो मशीन्स को आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, बहुत सालों तक यूज़ करते हैं, एंड इनकी हाई वैल्यू है। हाई वैल्यू मतलब इसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा है, और ये इसलिए भी वैल्यूबल है बिकॉज इनके थ्रू ही आप अपने बाकी सारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। चलिए दूसरी खास बात पे आते हैं, यूज़ ऑफ दीज गुड्स लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने कैपिटल एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उससे आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। वैल्यू कम हो जाएगी मतलब उसका वेयर एंड टियर हो जाएगा। मान लो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बोलता रहता है और वो बहुत चीख के बोल रहा है, तो उसका बहुत जल्दी गला ख़राब हो जाए, तो डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी में डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसी तरह से जो आपके एसेट्स हैं उसमें भी डेप्रिसिएशन होता है। अच्छा, अब एक और आगे बात आ जाती है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। हम कह रहे हैं कि जितनी भी मशीन्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लेके चलो, एक स्विंग मशीन है, अगर कोई टेलर है वो अपनी दुकान में उसके पास एक स्विंग मशीन है, तो ये उसके लिए कैपिटल गुड है। अभी हमने बात करी थी कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो कि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं और उनकी हाई वैल्यू होती है और सेवरल ईयर्स तक यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगेन एक मशीन है, ओके, सुई धागे वाली जो मशीन होती है आपकी स्विंग मशीन है, विद अ कंज्यूमर हाउस होल्ड इज़ अ कंज्यूमर गुड। अगर वो एक घर में किसी एक लेडी ने खरीदी हुई है, वो अपने
कपड़ों को सिलती हैं, अपने कंजम्पशन में उस चीज़ को यूज़ कर रही हैं, देन इट इज़ अ कंज्यूमर गुड। बट अगर यही मशीन एक टेलर की शॉप में रखी है तो वो कैपिटल गुड हो जाएगी। तो कहाँ पे उस प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है वहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो गुड एक कैपिटल गुड है या फिर वो एक कंज्यूमर गुड है। फिर एक और चीज़ आ जाती है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। थोड़ा समझना है इस लाइन को। ऑल कैपिटल गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, इसको मैं आपको एग्जांपल से भी समझाती हूँ कि जितने भी हमारे कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड है। अगर आप एक चार्ट के फॉर्म में से देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो सारे कैपिटल गुड जो है वो प्रोड्यूसर गुड के पार्ट हुए, ठीक है। और प्रोड्यूसर गुड जो है वो एक ब्रॉडर है। तो ब्रॉडर के अंदर आपका एक स्मॉलर या नैरोअर कंसेप्ट आ गया। तो नेचुरली नैरोअर के अंदर तो ब्रॉडर नहीं आएगा। तो इस जो ब्रॉडर कंसेप्ट है दैट इज़ प्रोड्यूसर गुड्स, इसके दो पार्ट्स हो गए। एक हो जाते हैं मान लीजिए ए और दूसरा हो गया बी। तो ए के अंदर मतलब प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर ए और बी दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो नेचुरली बी जो है वो सिर्फ एक पार्ट है ऑफ द टोटल ए प्लस बी, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ऐसे गुड्स जिनके थ्रू हम और चीज़ों को बना सकते हैं उसको हम प्रोड्यूसर गुड कह रहे हैं। फिर से प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं जिनसे हम और गुड्स को बना सकते हैं। अब प्रोड्यूसर गुड में दो तरह के गुड्स आ सकते हैं, ऐसे गुड्स जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, जो कि एक दो बार कंजम्पशन के बाद ख़त्म हो जाते हैं, और इसमें हमारे फिक्स्ड एसेट भी आते हैं जिनको हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, ठीक है। और वही हमारे कैपिटल गुड्स हैं। इसे हमने बोला कि जो कैपिटल गुड्स है भाई वो प्रोड्यूसर गुड तो हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन में तो हेल्प कर रहे हैं, बट सारे हमारे जो प्रोड्यूसर गुड है वो कैपिटल गुड है वो गलत है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड में ये वाले गुड्स भी आ जाते हैं जो कि आपके रॉ मटेरियल हैं, जो कि सिंगल यूज़ हैं, वन टाइम के ही आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स अभी मैंने शुरू में बात करी थी दोनों चीज़ों की। अब हम एक चार्ट के फॉर्म में उसे देख रहे हैं डिफरेंसेस को। तो कंजम्पशन गुड्स क्या है? ये वो गुड्स हैं जो कि डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए हैं, किसके, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं प्रोडक्शन इन ऑफ अदर गुड्स। वो और किसी सामान को बनाने में जब गुड्स का यूज़ करें दैट इज़ कैपिटल गुड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वापस देखिए कंजम्पशन गुड्स में क्या आ जाता है, इसको एक और चीज़ कहते हैं दैट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज़ कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने जाके मान लीजिए 5 चिप्स के पैकेट खरीदे, तो ये मैंने 5 जो एक्सपेंडिचर करे चिप्स के पैकेट पे दैट इज़ 50 रुपीज़, मतलब 10 रुपये का एक था, तो दैट इज़ दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर एक प्रोड्यूसर है उसने एक मशीन खरीदी तो वो जो उसका खर्चा पड़ा दैट इज़ दी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल गुड पे जो आप खर्चा करते हो दैट इज़ दी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और कंजम्पशन गुड पे जो आप खर्चा करते हो दैट इज़ नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो खास बात आ जाती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंजम्पशन गुड की बात करें, हायर प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स लीड टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्योंकि भाई कंजम्पशन गुड्स जो हैं वो हम कंज्यूमर्स के लिए बना रहे हैं, भाई उनको जो चाहिए वही तो बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अगर वो इन चीज़ों को और ज़्यादा खरीदेंगे तो उनका वेलफेयर होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बढ़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर के लिए ही हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो कंज्यूमर खरीद रहा है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी। इसी तरह से कैपिटल गुड्स अगर हमारा जो प्रोड्यूसर है वो खरीदेगा तो हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स से क्या होगा, हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी, और अच्छी मशीन्स आ गई, और अच्छी मशीन्स जो है वो हमारा प्रोड्यूसर खरीद रहा है, तो उससे होगा क्या, आगे हमारे यहाँ और इंडस्ट्रीज़ बनेंगी और ग्रोथ होगी। बहुत ही बेसिक्स है, ये काफ़ी इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ध्यान रखना है कि कंजम्पशन गुड्स का ज़्यादा अगर यूसेज होगा तो लोगों का वेलफेयर होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी, और अगर कैपिटल गुड्स का ज़्यादा यूसेज होगा तो इससे हमारे जो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स से क्या होगा, हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी और फ्यूचर ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज़ होगी, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर ली, मतलब कि वो बन चुके हैं, दे आर ऑलरेडी डन विद द प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज़। इनको अब लोग यूज़ कर सकते हैं बाय द फाइनल यूजर्स। तो फाइनल यूजर्स एक ही होते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं। फाइनल यूजर्स आप देखिए दो तरह के होते हैं, एक हो जाते हैं जो कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, दूसरे होते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब ये डिपेंड करता है कौन ऐसे यूज़ कर रहा है। तो जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं उनको कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं उनको प्रोड्यूसर्स आर द फाइनल यूजर्स। जैसे मान लीजिए ब्रेड और बटर है, आपने ब्रेड बटर खाया तो आपने फाइनल कंज्यूमर गुड हो गए, ब्रेड और बटर जो है दैट इज़ फाइनल कंज्यूमर गुड। बट अगर कोई ट्रैक्टर है जो कि एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है अपना सामान प्रोड्यूस करने के लिए, अपने फार्म पर यूज़ कर रहा है उसे, तो वो उसका फाइनल प्रोड्यूसर गुड है, क्योंकि प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है अपने यहाँ काम के लिए। और इसी तरह से कंज्यूमर गुड है जो कि एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, सो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड
final consumer good by the household is called consumption expenditure and the expenditure on final goods by the producer is called investment expenditure. ये वर्ड आपको ध्यान रखना है. तो एक्सपेंडिचर जो कि फाइनल गुड पे हो रहा है, ओके, इसका एंड यूज़ होने वाला है, फाइनल गुड है ये, जिसका प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका है, और इस पे जो खर्चा करता है एक प्रोड्यूसर, उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह रहे हैं. और कंज्यूमर गुड पे जो खर्चा करता है हाउस होल्ड, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं. बहुत सिंपल टाइप्स ऑफ आपके गुड्स आ रहे हैं. अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट. ये वो गुड्स हैं जिन्होंने क्रॉस नहीं करा बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये अभी भी किसी और चीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, उस चीज़ को बनाने में हमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये जो हैं दीज आर बेसिकली योर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. तो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो अपने अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही चल रहे हैं. वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स. तो अभी ये रॉ मटेरियल फॉर्म में है, अभी इनको फाइनल फॉर्म नहीं मिला है, तो अभी इनकी पूरी जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, जो यूसेज है वैल्यू है, वो अभी इनको नहीं मिली. दे आर नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय द फाइनल यूजर्स. इन्हें अभी लोग यूज़ नहीं कर सकते. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम अदर फर्म एज रॉ मटेरियल और फॉर रीसेल. तो ये दो खास बातें आ जाती हैं. जब एक फर्म ने दूसरी फर्म से कुछ सामान खरीदा है एज रॉ मटेरियल उसकी फर्म में प्रोडक्शन के लिए, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड हो जाता है. और फॉर रीसेल, या आपने वो सामान किसी और को बेचने के लिए लिया है, तब वो गुड जो है वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, वो तब तक फाइनल गुड नहीं बनेगा. और अभी जैसे हमने पीछे बात करी, फाइनल गुड दो तरह के होते हैं. वन इज़ द फाइनल कंज्यूमर गुड, दी अदर वन इज़ फाइनल प्रोड्यूसर गुड. ठीक है, ये क्या थे? जिन्होंने क्रॉस कर लिया था बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. और ये कौन से वाले हैं? जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन नहीं क्रॉस किया. ठीक है, अब आ जाते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज़ अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड. ये आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ये मैं आपको बता दूं. आपको डबल काउंटिंग का कंसेप्ट पता होगा कि जब भी हम डबल काउंटिंग कर लेते थे तो उससे हमारी इनकम जो होती है कंट्री की वो ज़्यादा निकल के आती है. तो ये कभी नहीं करना होता है, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है वो आपकी फाइनल गुड में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है. वेदर अ गुड इज़ अ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स फाइनल यूज़ और एंड यूज़. ये आपको पता करना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट जो है वो एक फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है. ये किस पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. अगर इन द कैलकुलेशन ऑफ NI द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स विल बी इंक्लूडेड. क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज जो आपका फाइनल गुड है उसमें इंटरमीडिएट गुड की भी वैल्यू उसमें ऑलरेडी ऐड हो चुकी है. अगर मान लीजिए कोई आपने 7,000 रुपये का स्टॉक बनाया और उसमें से 5,000 रुपये का जो स्टॉक था वो आपका रॉ मटेरियल था, तो ऑलरेडी 5,000 का जो अमाउंट है वो आपने ऐड कर दिया है, तभी आपने वो चीज़ 7,000 की बेची है. तो यहाँ पे हम अलग से 5,000 को ऐड नहीं करेंगे. ओके, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी NI की कैलकुलेशन में आप इंटरमीडिएट गुड की जो भी वैल्यू दी है वो कभी भी ऐड नहीं करेंगे. राइट. अच्छा, अब आ जाते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल या एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. टोटल खर्चा जितना भी हुआ है कंजम्पशन पे वो हो जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब कौन कौन कर रहे होंगे? ये कंज्यूमर्स ही तो करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो कंज्यूमर्स करेंगे इस खर्चे को. कंज्यूमर्स के खर्चे कौन से हो गए? एक तो हाउस होल्ड करेगा, एक गवर्नमेंट हो सकती है, और कोई भी आपके नॉन प्रॉफिट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. हाउस होल्ड को आपको पता है किस तरह का कंजम्पशन करेगा, वो गुड्स वगैरह खरीदेगा जिससे कि उसकी वांट सेटिस्फाई हो जाए. गवर्नमेंट क्यों खरीदती है कंज्यूमर गुड्स? बिकॉज उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है डिफेंस के लोगों को. और जो आपके नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्यों सामान खरीदते हैं? बिकॉज ये चैरिटी करते हैं. तो इन तीनों के ही अमाउंट को, जो भी सामान का अमाउंट बन रहा है, इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाएगा. बिकॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हमने बात ही करी थी, ये वो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो कि इकोनॉमी का है. और इकोनॉमी में हमारी ये 3 सेक्टर्स आ गए, दी हाउस होल्ड, दी गवर्नमेंट एंड दी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. अब इतना हमने कंजम्पशन की बात कर ली, टाइप्स ऑफ गुड्स हमने कर लिए हैं. आपको सिर्फ टोटल 20 मिनट्स यहाँ पे ध्यान देना है, आपका ये जो स्टार्टिंग का चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा. अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट पे. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल स्टॉक इम्प्लाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर. लार्जर द कैपिटल स्टॉक विद प्रोड्यूसर, ग्रेटर कैपेसिटी इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. अब जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट हम जैसे जनरल टर्म्स में बात करते हैं, हम कहते हैं भाई आपने कितना कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया. इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने कहाँ पैसा लगाया. उसी तरह से यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आपने कितनी मशीन्स या आपके पास कितना स्टॉक है. ठीक है, और वो भी कैसा स्टॉक? कैपिटल स्टॉक. तो कैपिटल स्टॉक इज़ यूजुअली मशीन्स. तो एक तरह से कहो मशीन जो कि क्या हेल्प करें आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को. ठीक है, एक्चुअली ज़्यादा मशीन्स होंगी, यही लिखा है, लार्जर द कैपिटल स्टॉक विद प्रोड्यूसर, ग्रेटर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. जितनी ज़्यादा मशीन्स होंगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटी जो एक
फर्म वाले की होगी उतनी बढ़ जाएगी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और कैपिटल स्टॉक को ही हम यहाँ पे कह देते हैं इन्वेस्टमेंट। तो लार्जर द इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ a producer to produce goods and services. Capital stock implies those man-made goods which are used for further production. ये बेसिकली मशीन से रिलेट कर रहे हैं तो वो मैन मेड ही होती हैं और उनको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तो अगेन इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल स्टॉक इम्प्लाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। इसे आप नॉर्मली कैपिटल स्टॉक को भी लर्न कर सकते हो। और जितना ज़्यादा कैपिटल स्टॉक होगा या जितना ज़्यादा मशीन्स होंगी उतना ग्रेटर हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ये मैन मेड होती हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ आती हैं। अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला भी हो जाता है I इज़ इक्वल टू चेंज इन के। के यहाँ पे आपको शो कर रहा है, जो हम बात करते हैं यहाँ पे अपने स्टॉक से, I हो गया इन्वेस्टमेंट का। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन बोर्ड में आ जाती है। कैपिटल फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? कितना चेंज हुआ, क्योंकि आप बार बार धीरे धीरे मशीन्स खरीदते चलोगे, बढ़ाते चलोगे, तो जो भी चेंज आता है उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कह रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे आपका फॉर्मेशन हो रहा है, वो स्टॉक में पाइल अप होता जा रहा है और मशीन्स आ गई। ठीक है, सो दिस इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी आप लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है? एक ऐसा तरीका जिससे कि हम अपने कैपिटल को फॉर्म करें। कैपिटल यहाँ पे मतलब मशीन से है। आप जितनी ज़्यादा मशीन्स बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा। अब इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स का होता है भाई? इन्वेस्टमेंट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 2022 के स्टार्टिंग में, आप अगेन एक प्रोड्यूसर हैं, आपके पास 8 मशीन थी और इसी साल के एंड तक आपके पास 10 हो गई। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर आपका कितना बढ़ गया? दैट इज़ 2 मशीन का। ठीक है, 10 - 8 = 2। तो शुरू में आपके पास जितनी थी, एंड में आपके पास जितनी थी, तो एंड माइनस आप बिगनिंग का कर देंगे तो आपके पास अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? इससे हुआ क्या कि ज़्यादा मशीनें होंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमेशा आपको ध्यान रखना है, मशीन से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक, तो मोर मशीन्स, मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी। मोर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उससे क्या होगा? हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाए। तो कंट्री का फैक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्प हो रही है, ग्रोथ हो रही है अगर हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता है। अब आ जाओ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। इन्वेंट्री आपको पता ही है, इसमें स्टॉक होता है। कौन सा? फिनिश गुड्स का भी आएगा, सेमी फिनिश गुड्स भी आएगा और रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल जो कि अभी प्रोडक्शन में यूज़ होता है, सेमी फिनिश जो पूरी तरह से भी फिनिश नहीं बना, ठीक है, वो अभी प्रोसेस में है, एंड फिनिश गुड मतलब वो तैयार सामान रखा है। अब इसको कैसे करते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दैट इज़ चेंज इन दी इन्वेंट्री स्टॉक। चेंज कैसे निकालते हैं? हमेशा एंड माइनस बिगनिंग। ठीक है, तो जितना भी हमारे पास स्टॉक एंड में था उसमें से माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास स्टॉक है बिगनिंग में, दैट इज़ नोन एज चेंज इन दी इन्वेंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, अकाउंटिंग ईयर से आपको याद रखना है। तो 2 तरह के इन्वेस्टमेंट हो गए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चेंज इन दी फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज दी चेंज इन दी इन्वेंट्री स्टॉक। आपके स्टॉक में जो चेंज आया, और स्टॉक का चेंज कैसे निकालोगे? जो आपके एंड में स्टॉक था और नया मतलब सॉरी जो आपको बिगनिंग का स्टॉक था, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ चेंज इन दी इन्वेंट्री। चलो अब आ जाओ इन्वेंट्री स्टॉक को और डिटेल में देखते हैं। इसमें भी 2 हो जाते हैं, एक आता है डिज़ायर्ड, एक होता है अनडिज़ायर्ड। ठीक है, डिज़ायर्ड स्टॉक क्यों होगा? क्यों एक दुकान वाला या कोई एक फैक्ट्री या एक प्रोड्यूसर अपने पास डिज़ायर्ड इन्वेंट्री रखेगा? ज़्यादा क्यों रखेगा? क्योंकि उसने प्लान कर लिया। ठीक है, प्लान इन्वेंट्री स्टॉक है मेंटेन बाय प्रोड्यूसर्स टू मीट फ्यूचर डिमांड। उसने डिज़ायर देखा, उसने मतलब अपने पास ज़्यादा स्टॉक पाइल अप करा है बिकॉज ही नोज़ कि भाई ये सामान जो है वो बिक जाएगा। बट अनडिज़ायर्ड क्या है? जब आप अनप्लान्ड करते हैं। ओके, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड। आपने अपने यहाँ ज़्यादा स्टॉक रख लिया फिनिश गुड का या रॉ मटेरियल का या सेमी फिनिश्ड का। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं, तो दिस इज़ नोन एज अनडिज़ायर्ड। आपको नहीं श्योर था और आपने अपने पास ज़्यादा सामान रख लिया जिसकी डिमांड एक्चुअल में गिर गई, तो ऐसा जो स्टॉक होता है दैट इज़ अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है, अब आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में भी हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग अ ईयर प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कितना मशीन्स खरीदी, तो वो सारा खर्चा जो कि आपने फिक्स्ड एसेट पे किया है, साथ में वो सारा खर्चा जो कि आपने इन्वेंट्री स्टॉक पे करा, वही दोनों मिला के आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये सारे इन्वेस्टमेंट आपके कोर्स में इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर डिप्रिसिएशन, व्हाट इज़ डिप्रिसिएशन? वो एक्सपेंडिचर जो कि हमें रिप्लेसमेंट पे लगता है। अगर कोई फिक्स्ड एसेट है, बार बार यूज़ हो रहा है, तो उसमें जो वोन आउट हो जाती है, उसकी सिचुएशंस ख़राब होने लगती हैं, वो ढंग से काम नहीं कर रही, उस सबको ठीक करने के लिए जो खर्चा लग रहा है दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन।
क्यों करना चाहिए, सिग्निफिकेंस क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट हमें बता देता है हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बेटर करता है, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएंगी। जितना ज़्यादा आपका नेट इन्वेस्टमेंट होगा उतनी आपकी मशीन्स वगैरह बढ़ेंगी, उतने ही आपके यहाँ लोग जो हैं वो काम करेंगे, आपके यहाँ लेबर जो है बेटर होती जाएगी और अगेन अल्टीमेटली आप कंट्री की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने कर लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज़ द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन यूज़ ऑन अकाउंट ऑफ वेयर एंड टेयर। आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हो किसी चीज़ को उतना वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, या एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है, अचानक से वो चीज़ उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब धीरे धीरे आपको पता ही है कोई चीज़ 10-15 साल में वो डैमेज होती जाती है, तो उसका ओल्ड हो जाना। इसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। अब फर्म्स ये करती है, उन्हें पता है कि भाई उनका जो असेट है वो धीरे धीरे ख़राब होगा, तो ऐसे में हम एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना लेते हैं। एनुअल बेसिस से वो हम अमाउंट जो होते हैं इसके लिए रखते जाते हैं। अब आ जाओ जो हमने सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ करी थी, एक तो मैंने आपको बताया था सारे टाइप्स ऑफ गुड्स जो कि अभी मैंने आपके साथ कवर कर लिए। दूसरी खास बात आ जाती है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। स्टॉक का मतलब है वो चीज़ें जो कि हमारे पास हैं, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, इस समय हमारे पास कितना किसी चीज़ की क्वांटिटी है। जैसे वेल्थ इस समय आपके पास कितनी है, आपके पास कैपिटल कितना है, आपके पास स्टॉक कितना है, ठीक है। फ्लो आ जाता है, ये होता है इट इज़ क्वांटिटी, दोनों ही क्वांटिटी हैं, बट एक जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे है और ये है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस दिन से इस दिन तक कितना आपके पास एंट्री हुई किसी चीज़ की, दैट इज़ फ्लो। और यहाँ पे हो गया एक खास दिन पे, एक स्पेसिफिक टाइम पर, ठीक है। तो इनकम आपका जो होता है वो फ्लो वेरिएबल है, बिकॉज वो बढ़ती रहेगी, चेंज होती रहेगी। कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होता जा रहा है एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में, ठीक है। अब आ जाता है एक, ये आपको और ध्यान रखना है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, स्टॉक और फ्लो के बीच का रिलेशन। स्टॉक जो है वो फ्लो को कैसे अफेक्ट कर रहा है। अगर आपके पास मान लीजिए 10 मशीन्स हैं, उससे फ्लो पे कैसे असर पड़ेगा? ग्रेटर द स्टॉक ऑफ द कैपिटल, ग्रेटर इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी ज़्यादा मशीन्स होंगी, जितना ज़्यादा स्टॉक होगा, उतना ही आप धीरे धीरे करके आपका जो फ्लो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपका फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। उल्टा भी देख लेते हैं, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज़ द स्टॉक ऑफ वेल्थ। किसी के पास जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ही वो उसकी जो स्टॉक है, जो उसका वेल्थ का स्टॉक है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आपकी इनकम आज 10,000 है, फिर अगले महीने फिर 10,000 आई, फिर 10,000 आई, तो ये आपके हो गया 30,000, ठीक है। जिस समय आपकी जो वेल्थ है दैट इज़ 30,000। अब इसी में 2 और इंक्लूड कर दो, 10,000, फिर एक और आ गई 10,000, तो अब आपके जो वेल्थ हो गई दैट इज़ 50,000। तो 5 महीने बाद आपकी वेल्थ जो है 50,000 हो गई, तो आपका जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो फ्लो की वजह से ही, आपके एडिशन ऑफ इनकम की वजह से ही आपका जो स्टॉक का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो मैंने बहुत शुरू में आपको समझाया था जब हमने वीडियो को स्टार्ट किया था, दिस इज़ द 2 सेक्टर मॉडल। एक्चुअली में 4 सेक्टर मॉडल भी आ जाता है। वी हैव द गवर्नमेंट एंड वी हैव द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट को अभी हम नहीं लेके चल रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सेक्टर्स। तो एक तरफ हो गए प्रोड्यूसर्स, दूसरी तरफ हाउस होल्ड, ठीक है। तो हाउस होल्ड हमारे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, मान लो कि उन्हें इनकम की ज़रूरत है, जो मैं आपको शुरू में बताई, तो वो जाके प्रोड्यूसर के यहाँ काम करेंगे। प्रोड्यूसर क्या करता है, उसने लैंड लेबर यूज़ करता है। लैंड क्या करा है, हो सकता है उस पर रेंट पे ली हो, इन्हीं लोगों से ली हो, ठीक है। इसमें कुछ हाई इनकम ग्रुप भी होगा, तो उनके लैंड पे वो काम कर रहा है, उनको रेंट पे कर रहा है। उसने पैसा उधार पे लिया तो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। अब क्या करेगा, उसने जो लेबर लिया है, जैसे जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे इनके यहाँ काम करने के लिए, उनको वो फैक्टर इनकम देगा, ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूसर है उसके पास हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज आ रही है, मतलब लोग उसके यहाँ आ रहे हैं, एफर्ट करेंगे, काम करेंगे, और यही प्रोड्यूसर उन लोगों को पैसा देगा। अब जो हाउस होल्ड है, हम भी मान के चल रहे हैं 2 सेक्टर मॉडल, मतलब वो अपने पैसे को कहीं और नहीं लगा रहे। अगर हाउस होल्ड अपने इन पैसे को कहीं पर सेव कर देता, मान लो कि उसको 100 रुपये मिले एक लेबर को, उसने 100 में से 80 रुपये का ही फर्दर यूज़ करा, 20 उसने सेव कर लिया, तो इसको हम कह देते हैं लीकेज, ठीक है। तो ये हो गया लीकेज। इंजेक्शन हो जाता है जब कोई गवर्नमेंट, मान लो कि गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये हो गया हमारा लीकेज हो गया, दैट इज़ द अदर वन इज़ इंजेक्शन। तो वो पैसा के आना, ठीक है, दैट इज़ नोन एज इंजेक्शन, और पैसा का जाना फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो इज़ नोन एज लीकेज। जैसे पैसा यहाँ से कम हो गया, 100 की जगह 80 रह गया, ठीक। अब एक और, हम जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड है, उसने यहाँ पे फैक्टर इनकम दिया, फैक्टर सर्विसेज दी, और प्रोड्यूसर ने फैक्टर इनकम इसको पे कर दिया। अब जो हाउस होल्डर्स पे 100 रुपये आ गए, मिस्टर रमेश पे 100 रुपये आ गए, जो हमने एग्जांपल में शुरू में बात करी थी। अब रमेश क्या करे, वो कुछ तो खरीदेगा ना, उसे अपना हाउस होल्ड चलाना है, तो वो उसने मान लो प्रोड्यूसर के यहाँ जो सामान बिक रहा था वही उसने ख़रीदा, तो जो उसे सामान ख़रीदा उसके लिए उसने पैसा दिया, और जो उसे पैसा दिया उसके बदले में उसे गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए।
तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है उसको हम कहते हैं रियल फ्लो, और जो हमारे पैसे का मूवमेंट है उसको हम मनी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों पढ़ना चाहिए भाई? इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है? यू गेट नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टोरल इंडिपेंडेंस। ये आपस में दोनों सेक्टर्स एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। ये काम करेगा, ठीक है, तो इसके पास पैसा आएगा, इसके पास पैसा आएगा तो ये फिर इन पे खर्चा करेगा। तो ये जो है आपस में दोनों ही सेक्टर्स इंटर रिलेटेड हैं। प्रोड्यूसर इज़ डिपेंडेंट ऑन द हाउस होल्ड फॉर, किसके लिए डिपेंडेंट है? वो इसलिए डिपेंडेंट है कि भाई ये लोग इनके यहाँ काम करने आए, और ये लोग क्यों डिपेंडेंट हैं? बिकॉज इनको पैसा चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट हैं। ये दो अलग अलग सेक्टर्स, बोथ द सेक्टर्स आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दूसरा क्या हेल्प होता है कि इससे हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो अगर हम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम करें, जितनी टोटल फैक्टर इनकम है, तो हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक तरीका ये हो जाता है। दूसरा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका हो जाता है सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन सेक्टर। तो जितने भी प्रोड्यूसर सेक्टर्स हैं, इनने जितना भी गुड्स बनाया उसको भी अगर हम टोटल कर लें तो भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट में हम आगे बात करेंगे नेशनल इनकम के सेकंड सेशन में। एक चीज़ और आप ध्यान रखना प्लीज़, सर्कुलर फ्लो को हम सर्कुलर फ्लो क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जो फ्लो है वो एंड नहीं हो रहा, ये चलता ही जा रहा है। ये पैसा यहाँ से गया, पैसा वापस आ गया, ठीक है, फिर उस वापस जो पैसा आया उसको इन्होंने यहाँ पे खर्च कर दिया, इन्होंने खर्च किया, इनको गुड्स एंड सर्विसेज दिए, अब इनके पास फिर से पैसे की कमी होगी, फिर इनके यहाँ चले गए काम करने के लिए। तो इस तरह से ये जो सर्कुलर फ्लो है ये चलता रहता है। ओके।